हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसके अंदर आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 घटना चक्र से इकोनॉमिक्स का। अब ये तो बताने की वैसे मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि प्लेलिस्ट में आप लोग इतने सारे वीडियोस देख चुके हैं कि इकोनॉमिक्स का हम लोग चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मुद्रा एवं बैंकिंग, यानी कि मनी एंड बैंकिंग। सिंपल सा नाम है, कोई ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है। देखिए ये चैप्टर वन ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलूंगा मैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। रीजन ये है क्योंकि पिछले कई सालों में जो क्वेश्चंस आए, आपने देखा कि किसी चैप्टर से 200 क्वेश्चन आए, किसी से 250 क्वेश्चन आए, किसी से 178 क्वेश्चन आए। इस चैप्टर से, इस अकेले चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स के अंदर टोटल 378 क्वेश्चंस आए हैं। तो जिस चैप्टर से इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, आप उसकी इंपॉर्टेंस ऐसे ही समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है वो नोट्स डिस्कस करेंगे, सिर्फ नोट्स डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर के चैप्टर्स के लिए मैं 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जिस हिसाब से होगा उसके मैं वीडियोस जो है लाता रहूंगा। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंदर हम इसके बारे में नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है मुद्रा, मनी। भाई है क्या? अगर आप, अब अगर क्या बोलूं, आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर पढ़ी है इकोनॉमिक्स, और मनी एंड बैंकिंग जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर माना जाता था और स्कोरिंग चैप्टर माना जाता था। 4-5 नंबर इजीली आ जाते थे, क्योंकि मनी के बारे में बहुत कुछ है जो हमने पढ़ा हुआ है और वो आपको पता भी है। जिसमें मनी की डेफिनेशन एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, या दैट इज मनी इज समथिंग दैट फंक्शन एज अ मनी। मनी इज समथिंग दैट फंक्शन एज अ मनी। मुद्रा में निम्न विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती है? पहली, मुद्रा सर्व स्वीकार्य होती है, यानी कि इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल, ACCEPTABLE है, एक्सेप्टेबल। मुद्रा का वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, यानी कि ये लीगल होती है। लीगल होती है, स्टैट्यूटरी होती है, स्टैट्यूटरी होती है, लीगल होती है। करेक्ट बात है, मनी लीगल होती है। मुद्रा एक रूप एवं विभाजनीय होती है, यानी कि ये क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है एंड इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मनी को आप, एक यूनिफॉर्म रूप होता है इसका, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी होती है, इजीली ट्रांसफरेबल भी होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था। अगर 11वीं क्लास की मेरे को थोड़ी बहुत डेफिनेशन याद है जो मैं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं एक रैंडम सा बोल देता हूँ कि मुद्रा वह है जो सामान्य रूप से स्वीकार की जाए लेन देन की इकाई के रूप में। यह मुद्रा की, यह मूल्य की इकाई का कार्य करे। यह कहते हैं भविष्य के भुगतानों का माप तय करे। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? और ये मूल्य के संचय का कार्य करे, तो वह क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। एक सिंपल सी डेफिनेशन थी हमारी, और इसी डेफिनेशन के अंदर इसके सारे कार्य भी आ जाते हैं। मुद्रा के कार्यों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला, प्राथमिक कार्य, जिसमें यह विनिमय का माध्यम है, यानी लेन देन का माध्यम है। मनी के साथ आप क्या करते हो? लेन देन करते हो। ये मूल्य का मापक है, ये क्या करती है? हर चीज को मूल्य के रूप में बता सकती है। मुद्रा है तो आप हर चीज को अब रेट बता सकते हो आज की डेट में। जबकि इसके गौण कार्य या सहायक कार्य जो है, ये पहली बात, ये भावी भुगतान का आधार है। भावी भुगतान का मतलब कि फ्यूचर में होने वाले जो पेमेंट्स होते हैं उनका आधार है। इसके द्वारा मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण दोनों इजीली किया जा सकता है। अगर मुद्रा की मांग की बात की जाए कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, क्यों हम मांगते हैं मुद्रा, तो मुद्रा की मांग सामान्य रूप से 3 कार्यों के लिए की जाती है। पहली बात, लेन देन के लिए, ट्रांजैक्शन के उद्देश्य से। दूसरा, सतर्कता, प्रिकॉशनरी उद्देश्य से, जैसे कि फ्यूचर के लिए आप जो बचा के रखते हो पैसे, फ्यूचर के लिए होता है ना। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो हमारे बाबूजी है, उनकी एक सिंपल सी लाइन है, उनकी एक लाइन थी कि आज की बचत कल की कमाई है। जो आज का निवेश जो है कल की कमाई है, आज की बचत कल की कमाई है। तो सतर्कता के लिए, प्रिकॉशनरी के लिए, ताकि फ्यूचर के लिए हम बचा के रखें, इसलिए मुद्रा की मांग होती है। और तीसरा, स्पेक्यूलेशन, यानी सट्टा के उद्देश्यों से और आकस्मिक अवसरों के लाभ कमाने हेतु, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं? मुद्रा की मांग करते हैं। यानी बेसिकली ये है लेन देन करने के लिए, बचत करने के लिए और निवेश करने के लिए। ये तीनों के तीनों ही करते हैं। मुद्रा की पूर्ति क्यों की जाती है और कौन करता है मुद्रा की पूर्ति? मुद्रा की पूर्ति की जाती है तो मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में सिर्फ आरबीआई इकलौती ऐसी है जो कि मनी देती है। नोट तो एक्चुअली सारे देती है,
है ना, क्योंकि 1 रुपए का नोट और जो वो होते हैं हमारे, कहते हैं 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, वो वित्त मंत्रालय करता है, पर बाकी सारे नोट तो आरबीआई देती है। पर उसकी पूर्ति का काम, सप्लाई का काम सारा का सारा आरबीआई का ही है। ठीक है। भारत में मुद्रा की पूर्ति हेतु न्यूनतम निधि प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाया गया है। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या कहता है कि भैया आपके पास 200 करोड़ रुपए का निधि होना चाहिए। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक कितनी भी मुद्रा छाप सकती है कि आपके पास कम से कम 200 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए, निधि होना चाहिए। अब ये 200 करोड़ भी जो उसमें ये बोलते हैं कि भैया इस 200 करोड़ को भी डिस्ट्रीब्यूट करो। 115 करोड़ का तो आपके पास सोना होना चाहिए और 85 करोड़ का आपके पास फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी प्रतिभूतियां, मुद्रा ये होनी चाहिए। विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूतियां ये होनी चाहिए और 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए। अगर आरबीआई के पास इतनी निधि है, इतना मिनिमम है, तो जितने चाहे उतने नोट छाप सकती है। भारत में मुद्रा की पूर्ति के लिए 4 मापकों को बनाया जाता है। ठीक है। सबसे पहला है M1। M1 में कहते हैं सी, इसको हम लोग डी कहते थे क्योंकि मांग जमा है तो कहते हैं डिमांड डिपॉजिट होता था। ठीक है। तो हम यहाँ पर डी ही लिख रहे हैं। तो सी, डी और ओडी यानी कि प्रचलन में करेंसी यानी जो मार्केट में अभी है, मांग जमाओं में जमा और अन्य जमाएं जो होती है। जब M2 की बात करते हैं तो इसके अंदर M1 की तो सारी चीजें शामिल है ही हैं, यानी ये तीनों तो शामिल है ही हैं, लेकिन इसके साथ डाक खाने की जमाएं जो है वो भी हम स्वीकार कर लेते हैं कि डाक खाने वाली सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। जब M3 को नापते हैं तो M1 तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन डाक खाने को हटा करके उसकी जगह सावधि जमाएं कर देंगे, सावधि जमाएं। जब M4 निकालेंगे तो हम M3 को ले आते हैं, M3 को ले आए यानी M1 भी ले आए और सावधि जमाएं भी ले आए, ये दोनों आ गए यहाँ पर। ठीक है। और इसके बाद ये जो डाक खाने की अलग से रखी हुई थी ना, इसको भी ऐड कर दिया हमने। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे हो गए मुद्रा की 4 माप। इनकी तरलता का क्रम क्या है, तो M1 सबसे ज्यादा होती है, M2 उससे कम तरल होती है, M3 उससे कम तरल होती है और उससे M4 उससे 4 होती है। व्यापकता की बात करें तो सही मुद्रा जो माप देता है, M4 सबसे एक्यूरेट, उससे कम M3, उससे कम M2 और सबसे कम M1। ठीक है। M3 को वृहद मुद्रा या फिर ब्रॉडर मनी भी कहा जाता है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, कि M3 को वृहद मुद्रा कहा जाता है। बैंकिंग की अगर मैं बात करता हूं तो भारत में बैंकिंग के इतिहास की बात करते हैं कि थोड़ा भारत में कब से शुरू हुई थी बात। आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था, जो कि यूरोपीय प्रबंध के तहत कलकत्ता का पहला बैंक था। यानी इसका जो मैनेजमेंट था वो यूरोप कर रहा था, कलकत्ता का पहला बैंक था। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में बैंक ऑफ बंगाल स्थापित हुआ। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। इसके बाद प्रेसिडेंसी में से 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास अस्तित्व में आए। आगे चल करके 1921 में इन तीनों को यानी बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास, जो 1 जनवरी 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर के भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया। तो पहले क्या था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, वो मिल बन के बने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे जाकर के चेंज हुआ भारतीय स्टेट बैंक। 1863 ईस्वी में बैंक ऑफ अपर इंडिया तथा 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। ये भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टेट बैंक थे। 1881 में प्रथम भारतीय ज्वाइंट बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। प्रथम ज्वाइंट स्टॉक बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में। यह समिति दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रबंधित बैंक था, यानी इसकी जो मैनेजमेंट थी वो कौन कर रहा था, भारतीय बोर्ड कर रहा था। इसी क्रम में 1894 में प्रथम रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई, यानी पहला जो प्रॉपर बैंक बना वो हमारा क्या हुआ, जिसे पूरी तरह से इंडियन मैनेजमेंट थी, वो कौन सा था, पंजाब नेशनल बैंक 1894। भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, यानी कि जिसमें भारत का क्या हो, पूरा मैनेजमेंट भी हो और पूरा मालिकाना हक भी हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत 1911 में हुई थी। अगर उसके बाद हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो भारत में बैंकिंग इतिहास में एक बड़ी घटना 19 जुलाई 1969 को घटी,
जब 14 बैंक जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, भैया इन्हें नेशनलाइज कर दो। इस क्रम में 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों को, यानी पहले तो हमने कितने किए थे 14, फिर 6 और वाणिज्यिक बैंकों को जिनका 200 करोड़ रुपए से अधिक था। 19 जुलाई 1969 वालों को 50 करोड़ रखा था, लेकिन 80 वालों का 200 करोड़, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। पुनः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 30 अगस्त 1919 को 10 बैंकों का समामेलन 4 बैंकों के रूप में किए जाने की वृहद योजना की घोषणा की थी। इसके क्रियान्वित होने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घट करके 11 रह गई है। देखो पहले कितने थी, पहले 14 को राष्ट्रीयकृत किया, फिर 6 किया, तो वो कितने हो गए हमारे 20। लेकिन अभी अब प्रेजेंट हमारे पास कितने हैं, 11। इसके तहत जो हमारे 11 नेशनल बैंक है वो कौन कौन से, जरा इनको देख लेते हैं। या ये जो किया गया, जो हमने कहा ना कि इसके अंदर क्या हुआ था, 4 बैंक बना दिए गए, किनको, 10 बैंकों को, तो वो कौन कौन से, तो जरा देखते हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल में कर दिया, यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मिलाकर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में मिला दिया और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से 10 बैंकों को हटा करके कितने कर दिए गए, 4 बैंक बना दिए गए। जरा आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट तो है आरबीआई। नेक्स्ट हमारा आरबीआई है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक अलग बैंक है और भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो आरबीआई है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वी हैव अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज ए कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, एंड आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां पर बड़े कंफ्यूज होते हैं, नॉर्मली होते हैं, 11वीं 12वीं तो बहुत ज्यादा होते हैं कि भैया सेंट्रल बैंक है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है, तो आरबीआई के कॉमर्शियल बैंक हुआ। पर ऐसा नहीं है, दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है, यानी जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई बनाती है। भारत में एक केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा वर्ष 1926 में गठित हिल्टन यंग समिति द्वारा की गई कि भाई देश के लिए एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। ये याद रखना, हिल्टन यंग 1926 इन्होंने किया। इसी के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। इसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। सीडी देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर बने। ये तो बहुत ही सही नाम याद रखना ही पड़ेगा आपको कि सीडी देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर बने। अब आरबीआई के काम की बात करो तो सबसे पहली बात तो नोटों का निर्गमन करना, छापना। सबसे पहले तो नोट छापती यही है, यही एक है बैंक जो नोट छापती है। ठीक है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना। यहां पर आप जाकर के अकाउंट नहीं खुलवा सकते, यहां पर देश के डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकाउंट खुलते हैं, उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के अकाउंट खुलते हैं, मिनिस्ट्री के अकाउंट खुलते हैं। तो ये सरकार के बैंक का कार्य करता है, ये बैंकों के बैंक के कार्य के रूप में कार्य करता है। यानी कि आप अपना पैसा कहाँ जमा करवाते हो, नॉर्मल बैंक में जाकर के, और बैंक अपना पैसा कहां जमा करवाते हैं, आरबीआई में आकर के। साख का नियंत्रण करना, मार्केट में कितना पैसा जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण 2 विधियों से करता है, मात्रात्मक नियंत्रण एवं गुणात्मक नियंत्रण। अब मात्रात्मक नियंत्रण के तहत आरबीआई अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव किए सभी क्षेत्रों में साख सृजन को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में कम करे, इस क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में वो साख सृजन को क्या करेगा, क्रेडिट क्रिएशन को क्या करेगा, साख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन को प्रभावित करेगा। गुणात्मक साख नियंत्रण, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव जो हमारी वो है, कहते हैं साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है, किसी क्षेत्र विशेष को ध्यान में रख करके साख का नियंत्रण करती है। तो जब क्वांटिटेटिव होती है यानी मात्रात्मक होती है तो सभी क्षेत्रों के लिए होती है, जब क्वालिटेटिव होती है तो वह एक स्पेशल क्षेत्र के लिए होती है, वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं होती। बहुत ही अच्छा अंतर है ये। चलिए तो फिर जरा पढ़ते हैं कि तरलता नियंत्रण के जो ये उपकरण है वो क्या है, यानी मार्केट में जो हमारी लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है।
सबसे पहली चीज है नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अपनी सभी जमाओं, मांग जमा एवं सावधि जमा जो कि कैश के रूप में है, का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना होता है, CRR कहलाता है। बेसिकली क्या बात है कि सभी बैंकों के पास कुछ कैश होता है, तो जो भी उनका टोटल कैश है, टोटल कैश, उसका एक पार्ट जो है, कोई भी एक पार्ट जो है, टोटल कैश का एक पार्ट जो है वो कहां पे जाएगा, RBI के पास। और यही जो रेशियो कहलाएगा इन दोनों का, वो कहलाएगा हमारा CRR। CRR में वृद्धि बैंकों के पास तरलता में कमी लाता है। अब ज्यादा पैसा अगर RBI के पास जमा कर दोगे तो बैंकों में तो क्या होगा, तरलता में कमी आएगी, जबकि इसके विपरीत इसमें कमी तरलता को बढ़ाती है। जब आपको RBI के पास कम पैसा जमा करवाना है तो तरलता क्या होगी, बढ़ेगी। आपके हाथ में ज्यादा पैसा है, सिंपल सी भाषा में अगर आप अपनी जेब के पैसे पापा को दे देते हो तो आप कम खर्चा कर पाओगे, जब पापा को कम पैसे देने हैं तो आप ज्यादा खर्चा कर पाओगे। सिंपल फंडा है। देन आता है हमारा सांविधिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण, नकदी जैसी चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है, SLR कहलाता है। यानी इनकी जो टोटल जमाएं हैं, वहां तो हम सिर्फ कैश की बात करते हैं, यानी जो टोटल डिपॉजिट है, टोटल संपत्ति कह सकते हो, चाहे तो सरकारी प्रतिभूतियां हो जाए, नकदी आ जाए, चल और एवं सुरक्षित संपत्ति आ जाए, टोटल जो भी हो गया, उसका एक पार्ट क्या करते हैं ये सब सुरक्षित रूप से अपने पास रखते हैं, जैसी चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है अपने पास। ठीक है, तो यह भी तरलता के ऋणात्मक रूप से प्रभावित होता है। क्लियर, ये भी अपने पास इनको रखना होता है। अब मेरे पापा ने मेरे को बोल दिया कि भैया देख, तेरे पास टोटल 100 रुपए है, तो ये 50 रुपए अपने पास हमेशा रखने हैं, तो मैं कम खर्चा करूंगा। अगर मेरे को बोल दिया 20 रुपए अपने पास रखने हैं तो मैं ज्यादा खर्चा करूंगा। तो यानी कि SLR जितना ज्यादा होगा, मात्रा हमारी जो तरलता है उतनी कम होगी, SLR जितना कम होगा तरलता उतनी ही ज्यादा होगी, सेम CRR की तरह। नेक्स्ट आता है हमारा शाख नियंत्रण के उपाय, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल किया जाए। तो क्रेडिट कंट्रोल में सबसे पहली चीज आती है रेपो रेट। पहले तो ये रेपो रेट होता क्या, आप ये समझो, यह वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, यानी RBI से बैंक जो होते हैं वो लोन लेते हैं। यह अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, रेपो दर में कमी के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकेंगे क्योंकि RBI से सस्ती दर पर ऋण की प्राप्ति होती है। अब सीधी बात है, RBI क्या करता है, लोन देता है और लोन के लिए इंटरेस्ट रेट रखता है। अगर RBI ने ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखा है तो बैंक क्या होंगे, कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे, उनके पास कम पैसा होगा, कम पैसा होगा तो मार्केट में कम फ्लो होगा। लेकिन अगर RBI ने अपना रेट कम कर दिया, इंटरेस्ट का रेट कम कर दिया, तो बैंक ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे, उनके पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा होगा, तरलता ज्यादा होगी। सिंपल सा हिसाब किताब है। सेकंड, रिवर्स रेपो रेट। यह वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं पर ब्याज देता है। यानी बेसिकली क्या बोला हुआ है कि ये RBI है, रेपो रेट में तो RBI पैसे देता है किसको, बैंक को, नॉर्मल बैंक्स को। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, RBI के पास क्या होते हैं, ये बैंक जो है वो अपने पैसे जमा करवाते हैं, पैसे जमा करवाएंगे तो इंटरेस्ट देगा RBI। ठीक है, अब यहां पर जितना भी इंटरेस्ट ज्यादा होगा, RBI मेरे को जितना ज्यादा इंटरेस्ट देगा मैं उतना ज्यादा पैसा उसके पास जमा करवाऊंगा। तो रिवर्स रेपो रेट जितना ज्यादा होगा तरलता उतनी कम होगी, रिवर्स रेपो रेट जितना कम होगा तरलता उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि जब मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं ज्यादा पैसा जमा करवाऊंगा, कम इंटरेस्ट मिलेगा तो कम पैसा जमा करवाऊंगा। सिंपल हिसाब किताब। बैंक दर, बैंक दर में भी क्या होता है, RBI वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, यानी RBI जो है बाकी बैंकों को लोन देता है, लेकिन यह दीर्घकालीन होता है। रेपो रेट अल्पकालीन होता है, यह दीर्घकालीन होता है। इसका भी शाख सृजन में विपरीत संबंध होता है। यानी कि बेसिक बात यह है कि बैंक दर जितनी ज्यादा होगी, कॉमर्शियल बैंक लोन उतना कम लेंगे, जितना वो लोन कम लेंगे तरलता उतनी कम होगी। अगर RBI बैंक दर कम रखता है तो बैंक ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो तरलता ज्यादा होगी। यानी कि अगर मैं लिक्विडिटी और बैंक रेट की बात करता हूं, बैंक रेट बढ़ा तो लिक्विडिटी घटेगी, बैंक रेट घटा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। सिंपल हिसाब किताब। देन आता है हमारे पास सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी MSF रेट। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालीन तरलता आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने SLR के बदले, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो था ना जो टोटल था,
आरबीआई से जिस दर पर ऋण लेते हैं, यानी कि वो टोटल अपना वो गिरवी के होगा, उसके बदले क्या करेंगे, आरबीआई से लोन लेंगे, इसे एमएसएफ की दर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बैंक एमएसएफ दर पर अपनी कुल जमाओं से 2% से अधिक ऋण नहीं ले सकते, यानी जो भी एसएलआर है उस एसएलआर का ओनली 2% ही आपकी क्या होगी, लोन अमाउंट होगी। ठीक है, इससे ज्यादा आप लोन नहीं लिख सकते ऑन एमएसएफ रेट। ठीक, तो यानी बेसिकली हम बात करते हैं आरबीआई के साख नियंत्रण के अंदर हमारे पास सबसे पहले मात्रात्मक उपाय आ गए, फिर चयनात्मक यानी कि गुणात्मक उपाय आ गए। तो मात्रात्मक में आ गया बैंक दर, बताया मैंने कि बैंक दर जितनी बढ़ेगी लिक्विडिटी उतनी कम होगी, जितनी घटेगी उतनी लिक्विडिटी ज्यादा होगी। एमएफएस का भी वही है। खुले बाजार की क्रिया, खुले बाजार की क्रियाएं बेसिकली क्या होती है, शेयर मार्केट वगैरह हो गया। आरबीआई अगर मार्केट में लगता है आरबीआई को कि भैया पैसा बहुत ज्यादा है, मार्केट में कैश बहुत है, तो वो अपने पास से शेयर्स बेच देगा। अपने पास से उसने शेयर्स बेच दिए, तो जैसे ही वो शेयर बेचेगा तो लोग क्या देंगे, पैसे देंगे मार्केट से। ये रहा मार्केट, ये रहा आरबीआई। आरबीआई ने क्या रिलीज कर दिया, शेयर, तो क्या आ गई आरबीआई के पास, मनी। मार्केट से मनी निकाल ली, तरलता कम हो गई। सेम काम उल्टा, जब मार्केट में पैसा कम है तो क्या करेगी, शेयर्स खरीद लेगी। आरबीआई क्या करेगी, शेयर खरीद लेगी। शेयर खरीदेगी तो मनी मार्केट में पहुंच जाएगी और तरलता बन जाएगी। सिंपल। तो ये काम होता है खुले बाजार की क्रिया है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अभी आपको मैंने बता दिया। सीआरआर एसएलआर हमने अभी ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। न्यूनतम सीमा का निर्धारण, ये जो होता है ये बैंकों के लिए कर दिया जाता है कि भैया देखो ऐसा है, आप इससे ज्यादा लोन अमाउंट नहीं दे सकते हो। कि जैसे कि पहले बोल दिया कि बैंक की कोई ब्रांच है वो 10 करोड़ का लोन दे सकती है 1 मंथ के अंदर। अब बैंक, अगर आरबीआई को लग रहा है कि देखो मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है पहले से, वो कहेगी भैया 6 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं दे सकते तुम पर मंथ। और लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत कम है, वो कहेगी 18 करोड़ तक का लोन दो, अब कोई दिक्कत नहीं लोगों को। तो ये तो न्यूनतम सीमा का निर्धारण। देन आता है हमारा नैतिक दबाव एवं सलाह, यानी कि अगर कोई भी बैंक उल्टे सीधे काम कर रहा है तो वहां पर सलाह दी जाती है, दबाव बनाया जाता है कि ये काम ना करें। तीसरा साख मानदंड का निर्धारण, यानी बेसिकली जो अमाउंट गिरवी रखनी है ना, जो भी आपको कोलेट्रल रखना है, अब कोलेट्रल रखोगे ना कुछ, उसकी अमाउंट अगर गिरवी की अमाउंट बढ़ा दी गई तो आप कम लोन लोगे, कम लोन लोगे तो लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर कोलेट्रल की डिमांड कम है तो आप कम सामान गिरवी रख के ज्यादा लोन ले सकते हो, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। सिंपल हिसाब किताब। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं और अलग से एक एक्सप्लेन के लिए वीडियो बना दूंगा। देन आती है हमारे मुद्रा स्फीति एवं अविस्फीति, यानी कि मार्केट में मुद्रा स्फीति का आना और अविस्फीति का आना, यानी बेसिकली डिमांड का ज्यादा हो जाना या डिमांड का कम होना सप्लाई से, इसकी बात करें मुद्रा स्फीति की। आप सबने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है ये, मतलब जितने भी इको वाले होंगे, अगर इको वाले नहीं है तो आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो उनके लिए तो हम लोग एक्सप्लेन कर ही देंगे। कीमतों में एक स्थायी वृद्धि की प्रवृत्ति को मुद्रा स्फीति तथा कीमतों में एक स्थायी कमी की प्रवृत्ति को मुद्रा अविस्फीति कहा जाता है। जो लगातार क्या हो रहा है, मुद्रा की वृद्धि होती जा रही है मार्केट में, लगातार पैसा बढ़ता जा रहा है तो मुद्रा स्फीति होगी, और मार्केट में लगातार पैसा घटता जा रहा है तो इसे मुद्रा अविस्फीति कहेंगे। दर के आधार पर अगर हम बात करते हैं, यानी कि रेट के आधार पर हम बात करते हैं, तो ये कई तरह की होती है। पहली बात, दर के आधार पर मुद्रास्फीति को निम्न रूपों में बांटा जाता है। पहली बात, रेंगती स्फीति, क्रिपलिंग इन्फ्लेशन, जब स्फीति की दर एक अंकीय हो, यानी कि 0%, 0% क्या बोल रहा हूं मैं, 1% से लेकर के 9% तक एक अंकीय। कूदती स्फीति, जब स्फीति 2 या 3 अंकीय हो, यानी 10 या 10 से ऊपर जो भी हो। अधिस्फीति, जब स्फीति की दर बहुत अधिक हो, जैसे कि जिम्बाब्वे में जुलाई 2008 में 23.1 करोड़ प्रतिशत, 23.1 करोड़ प्रतिशत, समझ रहे हो कितनी ज्यादा हो गई है, करोड़ प्रतिशत। जब स्फीति मांग में बढ़ने के कारण आए, अगर मांग, तो इसे मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं, यानी कि जब मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है किसी चीज की और उसकी वजह से किसी चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्या होगी, मांग प्रेरित स्फीति। जबकि किन्हीं कारणों से लागत में वृद्धि हो जाए, यानी कि जिस चीज से सामान बन रहा है उसकी लागत ही बढ़ने लगे तो उसके रेट बढ़ेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लागत प्रेरित स्फीति। ठीक है, तो ये सारे मुद्रा स्फीति के रूप है। स्फीति आने के कारण क्या है, अगर मैं बात करता हूं कि चलो मार्केट में रेट आते हैं, उसके रीजन क्या है, तो ये रहा पहला, मांग में वृद्धि करने वाले कारण, यानी मांग में किस वजह से मांग बढ़ जाए, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए। अगर मार्केट में जरूरत से ज्यादा पैसा है तो लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगेंगे, जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगेंगे तो मांग बढ़ जाएगी।
काला धन, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सरकार जो है जरूरत से ज्यादा सार्वजनिक व्यय खर्च कर रही है तो उसे क्या होगा, घाटे की वित्त व्यवस्था होती जाएगी और मार्केट में मुद्रास्फीति आनी ही आनी है। ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाए, जनसंख्या में वृद्धि और करारोपण में कटौती, यानी कर टैक्स कम किए जाए। पूर्ति में कमी करने वाले कारण, यानी क्या बात है जिससे पूर्ति में कमी आती है, तो ये रिसोर्सेस में कमी आ जाए, यानी साधनों में कमी आ जाए। श्रमिक आंदोलन हो जाए, भाई का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, आंदोलन हो जाएगा तो पूर्ति में तो कमी आएगी। प्राकृतिक संकट आ जाए, कृत्रिम दुर्लभता आ जाए, निर्यात बढ़ जाए एवं आयात में कमी आ जाए, उत्पत्ति हार्स के नियम प्रभावी हो, ठीक है। और लागत में वृद्धि के भी कुछ कारण है, यानी जैसे साधनों की मांग में वृद्धि हो जाए, यानी कि जो हमारे फैक्टर है, यानी जिनसे हमारी चीज बनती है, अगर इनकी डिमांड बढ़ गई तो इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो सीधी सी बात है मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सीधी बात, अगर पेट्रोल, चीनी, इनके दाम बढ़ेंगे तो मेरे गुलाब जामुन के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना। जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि आ जाए, जहां मेरा 5,000 महीना चल जाता था अब 18,000 रुपए लग रहे हैं, तो इसमें वृद्धि आ जाए तो लागत में वृद्धि ये हो गई। एकाधिकार लाभ में वृद्धि हो, मजदूर संघों द्वारा लागत में वृद्धि की जाए, यानी जैसे बाल काटने वाले होते हैं, आप किसी भी नाई की दुकान पर जाओगे तो उनके पास एक यूनियन का कार्ड आता है जिसपे रेट लिखे हुए होते हैं कि मिनिमम इतना तो आप लोगे ही लोगे। तो मजदूर संघों द्वारा जो लागत में वृद्धि कर दी जाए। व्यापारियों द्वारा अनैतिक गठबंधन बना दिए जाए, यानी व्यापारी जो है वो, हाँ चलो भैया हम तो इतना ही रेट लेंगे मार्केट में, सब एक्सेप्ट कर लो, इतना ही रेट लेंगे, तो वो चीज आती है फिर, ठीक है। तो ये तो मुद्रास्फीति वाले, उधर सारे मुद्रास्फीति के थे। नेक्स्ट जो है हमारा आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र यानी फिलिप्स कर्व। वर्ष 1958 में ए डब्ल्यू विलियम यानी फिलिप्स ने, ए डब्ल्यू यानी ए विलियम्स फिलिप्स ने मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी के मध्य अल्पकालीन संबंध की व्याख्या की। उनके अनुसार अल्पकाल में, अल्पकाल और दीर्घकाल का देखिए बहुत तगड़ा फर्क होता है। जिन लोगों के पास इको है उनको तो समझ में आ गया होगा, जिनके पास इको नहीं है मैं वो बता दूं। अल्पकाल यानी शॉर्ट रन और दीर्घकाल यानी लॉन्ग रन। देखिए पहली बात तो सिंपल सी बात, ये बात कर नहीं रहा हूं, ये डिपेंड करता है हमारे किसके ऊपर, कारकों के ऊपर। कारकों यानी कि फैक्टर, ठीक है। किसी भी चीज के प्रोडक्शन में दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर होते हैं यानी स्थाई, और एक परिवर्ती होते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो जिस टाइम में हमारे पास कुछ फिक्स्ड फैक्टर है, कुछ वेरिएबल फैक्टर है, वो हमारा कहलाता है शॉर्ट रन। और जिस लॉन्ग रन तब होता है जब हमारे पास सिर्फ वेरिएबल फैक्टर होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो अगर आपके पास सिर्फ वेरिएबल फैक्टर है, सिर्फ परिवर्ती कारक है, तो वो हो जाएगा दीर्घकाल। और अगर आपके पास स्थाई और परिवर्ती दोनों है तो ये हो जाएगा अल्पकाल, ठीक है। छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये मैंने समझा दिया आपको अल्पकाल और दीर्घकाल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जब परिवर्ती कारक हो तो ये क्या होंगे, हाँ, सारे परिवर्ती कारक हो तो वो क्या होते हैं हमारे दीर्घकाल। और जब स्थायी कारक और परिवर्ती कारक दोनों हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अल्पकाल। तो उसके अनुसार अल्पकाल में यानी कि कुछ जब स्थायी और कुछ परिवर्ती है, बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी बेरोजगारी, मुद्रास्फीति जितनी बढ़ेगी बेरोजगारी उतनी कम होगी, बेसिकली नहीं, बेरोजगारी भी उतनी ही बढ़ेगी, ये होगा। हाँ, मुद्रास्फीति जितनी बढ़ेगी बेरोजगारी उतनी कम होगी, और मुद्रास्फीति जितनी घटेगी बेरोजगारी उतनी बढ़ेगी। अर्थात स्फीति दर पर नियंत्रण बेरोजगारी को बढ़ाएगा। यानी जितना ही आप स्फीति दर को कंट्रोल करोगे उतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। फिलिप्स का ये कहना था कि आप मुद्रास्फीति को, किसी चीज की महंगाई, देश में आप महंगाई को कम करने की कोशिश करो तो बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। देखिए यहाँ पर महंगाई इतनी ज्यादा है तो बेरोजगारी यहाँ पर है। जैसे जैसे क्या हो रहा है, हम मुद्रास्फीति को कम कर रहे हैं, वैसे वैसे बेरोजगारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कब की बात हो रही है, शॉर्ट रन की, अल्पकाल की, ठीक। तो बोला क्या भैया ऐसा है, तो फिर ये बताओ मुद्रास्फीति है तो ये तो समझ आ गया, इसको नियंत्रण कैसे किया जाए। कहा ये रहा ना उपाय, कारण हमने यहां पे पढ़े थे, कारण में ही उपाय छिपे हुए हैं। राजकोषीय उपाय या सरकारी फिस्कल पॉलिसी, पहली बात आती है हमारी फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय उपाय। करारोपण में वृद्धि, टैक्स बढ़ा दो, लोग बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं ना, टैक्स बढ़ा दो, लोग कम खर्च करना शुरू करेंगे। सार्वजनिक व्यय में कमी, सरकार जो है वो पब्लिक बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर रही थी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसकी कमी लाओ उसकी एक्सपेंडिचर में। ऋणों में वृद्धि,
आप जो कर रहे थे मार्केट से लोन नहीं ले रहे थे, तो इसलिए लोगों के पास पैसा बहुत था। मार्केट से लोन उठा लो, सरकार को कहते हैं मार्केट से लोन ले लो, लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही करो। कोई बैंक है, कोई इंसान है, वो बात नहीं मान रहा, अनैतिक तरीके से काले धन का इस्तेमाल कर रहा है, प्रत्यक्ष कार्यवाही करो ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का इस्तेमाल करिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, और आयात को बढ़ाइए। आयात जितना बढ़ेगा आपका, निर्यात बढ़ेगा तो कैश आएगा ना, आयात बढ़ेगा तो क्या होगा, कैश जाएगा। सिंपल बात है। कुछ मौद्रिक उपाय भी है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी भी है कुछ हमारे पास। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर है सीआरआर को बढ़ा दो। सीआरआर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है बैंकों के पास पैसा ही नहीं बचेगा, आरबीआई के पास दे देंगे वो तो सारा का सारा, तो तरलता तो कमी आएगी आएगी। सेम विद एसएलआर। रेपो रेट बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दोगे तो वो लोन ही नहीं लेंगे आरबीआई से, तो तरलता कहां से आएगी। रिवर्स रेपो में भी क्या करो, वृद्धि कर दो, और साथ ही साथ बैंक दर में भी क्या कर दो, वृद्धि कर दो। क्लियर। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो ये हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति का लास्ट पॉइंट है ये, कि मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है किसी भी इंसान पर या किसी भी वर्ग पर, क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति यानी अगर महंगाई, बेसिकली भाषा में बोल दो, अगर मैं महंगाई बढ़ रही है, यानी अगर किसी जगह पर डिमांड जो है वो सप्लाई से क्या है, बहुत ज्यादा है, वो कंडीशन। उपभोक्ता, हमारे ऊपर महंगाई का क्या असर पड़ता है, नेगेटिव ही तो पड़ता है। ऋणी, उसके ऊपर पॉजिटिव फर्क पड़ता है, महंगाई बढ़ेगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव होगा। ऋणदाता, ऋणदाता को तो लोन मिलेगा ही नहीं, जो ऋणदाता है जो पैसे दे रहा है उसको मिलेगा नहीं। जो महंगाई बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, वो कम लोन दे पाएगा लोगों को। सार्वजनिक बचत, सीधी बात है, जब महंगाई बढ़ गई तो आपकी बचत क्या होगी, नेगेटिव होगी। सार्वजनिक व्यय, ये ज्यादा बढ़ जाएगा। महंगाई बढ़ेगी तो सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा, ये तो हमें कम करना पड़ेगा ना। आयात बढ़ जाएगा, निर्यात घट जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने फिलिप्स कर्व में ये बात की है। फिलिप्स कर्व क्या कहता है, जितनी मुद्रास्फीति कम होगी उतनी बेरोजगारी बढ़ेगी, तो जितनी मुद्रास्फीति ज्यादा होगी उतना रोजगार बढ़ेगा। ये आप लोगों ने 11वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब डिमांड ज्यादा होगी, मैं एक चेन होती है वो बता दूंगा अभी थोड़ी देर में ही बता देता हूँ, वो लास्ट कर देता हूँ, आपने पढ़ा हुआ है पर फिर भी एक बार बता देता हूँ। उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादक के लिए भी फायदा होगा, व्यापारियों के लिए भी फायदा होगा, कृषियों के लिए भी फायदा होगा, परिवर्तनशील आय वर्ग के लिए भी, स्थायी वर्ग के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन जो परिवर्तनशील है, जो कि वेरिएबल है, उनके लिए फायदा है। स्थिर आय वर्ग के लिए नेगेटिव है, जो कि सैलरी वाले लोग होते हैं। पेंशन भोगी का भी स्थिर ही हो जाता है ना, इसलिए उनके लिए भी क्या है, नेगेटिव है। देखो एक सिंपल सी बात समझो, अगर किसी चीज की डिमांड जो है सप्लाई से ज्यादा है, मान लो कि मैंने किसी चीज के 100 प्रोडक्ट बनाए, मेरे पास डिमांड आ गई 115 प्रोडक्ट की। क्लियर है, सीधी बात, 115 प्रोडक्ट की डिमांड आ गई, तो मैं नेक्स्ट ईयर क्या करूंगा कि भैया 115 की डिमांड है तो मुझे क्या करना है, ज्यादा प्रोडक्शन करना है, मुझे क्या करना है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है, तो मेरा उत्पादन बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो मुझे लोग भी ज्यादा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लोग ज्यादा चाहिए, मेरे वर्कर ज्यादा होंगे, वर्कर ज्यादा होंगे तो रोजगार बढ़ेगा। क्लियर है, रोजगार बढ़ेगा तो इनकी क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो इनकी सार्वजनिक व्यय जो है वो तो बढ़ेगा बढ़ेगा, इनकी बचत नहीं बढ़ेगी, इनका व्यय बढ़ेगा। ठीक है, इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो ये फिर से डिमांड करना चालू कर देंगे, इनकम बढ़ेगी तो ये क्या कर देंगे, दोबारा से डिमांड करना चालू कर देंगे। ठीक है, और इस वजह से इनका क्या होगा, काम आगे बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होगा, एक असर चलता रहता है। सेम होता है अगर सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, तो उसका उल्टा असर पड़ता है। ठीक है, तो इनकम बढ़ेगी, डिमांड फिर बढ़ेगी, तो इस तरीके से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, उत्पादक के लिए फायदा होगा। करेक्ट बात है, क्योंकि डिमांड अगर ज्यादा सामान आ रहा है फिर से ज्यादा, तो उत्पादक को भी तो लाभ ही होगा, व्यापारी वर्ग को भी लाभ होगा, कृषक को इसलिए लाभ होगा क्योंकि भाई प्रोडक्शन के लिए करेंगे तो रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, यानी मटेरियल तो चाहिए होगा, तो इसलिए कृषकों को भी लाभ होगा। जो परिवर्तनशील वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, अडेप्ट कर जाते हैं, जो वेरिएबल वाले वो तो अडेप्ट कर जाएंगे, जिनकी फिक्स सैलरी होती है उनके ऊपर बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, आम आदमी टाइप। ठीक है, उन पर बहुत बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है आज सारे नोट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्न कोश स्टार्ट कर देंगे। टोटल 378 क्वेश्चन है, आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस पार्ट्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड वाले बटन को, चैनल को सब्सक्राइब करके उसको ग्रे कर दो ना प्लीज। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो आप तो शेयर भी करो दोस्तों के साथ, शेयर करिए अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, और आपके दोस्तों को भी ये वीडियोस देखना चाहिए और हमारी रीच दूर तक होनी चाहिए, तो ये आप ही कर सकते हो।
आप शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आया है, आपको कोई डाउट है, या आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है, आपका कोई डाउट है, आपकी कोई एडवाइस है मेरे लिए, आपका कोई सजेशन है, तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं अपने वीडियोस को और इंटरेक्टिव बना सकूं। बाकी स्टे सेफ, बी हेल्दी, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।